अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सना खान और प्रोग्राम है दो रुख। चंद अहम आज के जो मौजू हैं आपके साथ डिस्कस करती हूं, फिर मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती हूं। जी, सानेहा की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार हो गई है। गुल प्लाजा में आग शॉर्ट सर्किट से नहीं, मुमकिना तौर पर माचिस या लाइटर से लगी है। इसके अलावा जी, सदर ट्रंप ने गजा बोर्ड ऑफ पीस का बाकायदा ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी दस्तखत कर दिए हैं। और इसके अलावा एक और खबर है जी, अब बहुत हो चुका, 18वीं तरमीम ने हमारी नस्ल कशी हो गई है। कराची को वफाक का हिस्सा बनाया जाए, MQM का मुतालबा। इसका जी एक और शजीर मेमन साहब कहते हैं जी, क्या 18वीं तरमीम ख़त्म करने और कराची को वफाक के हवाले करने से गुल प्लाजा जैसे वाक़यात नहीं होंगे? और 18वीं तरमीम में बेहतरी के लिए आइन में रास्ता खुला है, इसको लेकर हमारा मौक़िफ़ पर बात की जाए। राना सनाउल्लाह, ये जी 18वीं तरमीम के बहुत सारे मौक़िफ़ इकट्ठे हो गए हैं कि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इन तमाम मौज़ूओं पे आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है जी मियाँ सुहेल सत्तार साहब, जिनका ताल्लुक़ PMNN से है। उनके साथ मौजूद है जी अतीक रियाज साहब, जो तहरीक इंसाफ से हैं। और उनके साथ मौजूद है अदनान खोखर साहब, जिनका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है। और सबसे एंड पे मौजूद है जी फैसल मलिक साहब, जो कि तज़ियाकार हैं। उनसे हम बात करेंगे आज इसी मौजू के ऊपर। सबसे पहले सवाल मेरा मियाँ सुहेल साहब आपसे है कि सानिया की इब्तदाई रिपोर्ट, जो कि खदशात थे कि बिजली की कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से या कुछ इस तरह से मामला हुआ है, ऐसा नहीं हुआ। अब कुछ पहली इनिशियल स्टेज पर तो ये खबरें आ रही है कि लाइटर से या माचिस से इस तरह का एक बहुत बड़ा प्लाजा, एक लाइटर एक माचिस से जल गया। कितना नुकसान हुआ वहाँ पर, अभी ये इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल रही है। क्या मामलात हैं, आप इस मामले में क्या कहेंगे? सानेहा पर क्या कहेंगे? अफसोस ही कर सकते हैं हम, मगर आपका मौक़िफ़ क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी सबको। बात ये है जी, सानिया तो कहीं भी हो सकता है। अब बात जहाँ तक शॉर्ट सर्किट की आ रही है, अगर शॉर्ट सर्किट नहीं है तो अदर तो जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन आ जाएगी फिर ही पता चलेगा कि वहाँ पे असल वजूहत क्या है। बहरहाल इस पे अफसोस है, फातिहा खानी होनी चाहिए। उसके बाद माचिस या लाइटर या कोई भी सानिया, जहाज़ में आग लग जाती है, जंगलात में लग जाती है, वजह कोई ना कोई होती है, वजह कोई ना कोई आती है। उसमें अब अगर पूरे सूबे को या पूरी इंतज़ामिया को अगर जिम्मेदार ठहराएं तो वो तो नहीं बनता। प्लाजा खुद भी जिम्मेदार है। प्लाजा बना, हाँ, वहाँ पे जो आपकी अपना कराची की लोकल गवर्नमेंट है वो बिल्कुल जिम्मेदार बनती है कि उसके जो अब माशाल्लाह से सेफ सिटी के वाले से सारा कुछ चेक किया जा रहा है। वहाँ पे मतलब है कि वो आग बुझाने का लात, एग्जिस्ट के रास्ते कितने होने चाहिए, ये चीज़ें अब देखी जा रही हैं। पहले क्यों नहीं? जैसे हर सानिया के बाद एक अपना नया चीज़ होती है कि अब इसको ना, ये सानिया हो गया पूरा अपना शहर चेक कर लें। पहले ही चेक होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस चलना चाहिए। वहाँ पे जो एक टाउन के हवाले से जो जिम्मेदारान है, जो बिल्डिंग बनने के हवाले से हैं, उनको बिल्कुल कतई सज़ा मिलनी चाहिए। और ख़ास तौर पे प्लाजे के ऑनर जो उसकी प्रॉपर लोकल इंतजामिया है, उन इस बात का क्यों नहीं ख्याल किया। जब प्लाजे में सुनने में आ रहा है कि उस पर 18-20 से डोर हैं, वो एक या दो खुले हैं, एक खुला वहां पे आग आगे, दूसरे पे गए लोग, वहां पे आग पहुंच गई, बाकी क्यों नहीं डोर ओपन थे? जब मौके पे क्यों नहीं किए गए? कैसे भी करके वो, इसलिए वो बिल्कुल वहां पे इंतजामिया और लोकल जो गवर्नमेंट है वो भी जिम्मेदार है। जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। अतीक रियाज साहब, आप क्या कहेंगे इस मामले में? जब आपके सामने रिपोर्ट आ गई है कि ये किसी माचिस से या लाइटर से ये हुआ है, एक इतना बड़ा प्लाजा का झुलस जाना। अभी हमारे मियाँ सुहेल साहब ने कहा कि सानिया हो सकता है, वाकया हो सकता है, मगर इतना नुकसान जब हो जाता है तो सिस्टम का फेलियर होता है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, सिस्टम का फेलियर है। जब भी आप कोई प्लाजा बनता है, जो अथॉरिटीज़ हैं उसकी जब उसको अलाउ करते हैं तो उसकी प्रॉपर पहले उसकी सेफ्टी मेजर्स देखने चाहिए कि सेफ्टी मेजर्स जो हैं बाय लॉ हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसके अकॉर्डिंगली देनी चाहिए। और जितनी स्टोरेज के लिए अलाउ किया गया है उतनी स्टोरेज ही बिल्ट होनी चाहिए। मैंने सुना उसमें ज़्यादा थी और अभी तक 31 जानों का नुकसान हो गया उसमें, और ज्यादा अभी तक हो गया, बाकी लापता है अभी। और वो भी जो लापता भी है, अल्लाह माफ़ करे, उनका भी यही लग रहा है कि नहीं मिले तो ऑब्वियसली वो भी अल्लाह करे ज़िंदगी हो जी उनकी। लेकिन ये जो जितना भी नुकसानात हुए हैं इसके ज़िम्मेदार तो गवर्नमेंट भी है। वो अदारे हैं जिन्होंने देखना था, जिन्हें सेफ्टी देखना था, सेफ्टी मेजर्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, उसको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। लेकिन ऑब्वियसली जब प्रेफरेंसेस ये नहीं होंगी, प्रेफरेंसेस होंगी माल बनाना, पैसे बनाना, जो आया पैसे बना के घर चले जाना उसने, और जो भी ब्यूरोक्रेसी है
अगर उन्होंने पैसों से चलना है, उन्होंने नहीं देखना, उन्होंने मेजर्स जो हैं फॉलो नहीं करने, जो बाय लॉज हैं उसको फॉलो नहीं करवाना उन्होंने, तो फिर ऐसे वाकयात फ्यूचर में भी होते रहेंगे। इससे पहले भी कराची में वाकयात होते रहे हैं, वो बल्दिया टाउन में जो फैक्ट्री में लगी थी आग, वो भी आप लोगों के सामने है। तो ये वाकयात होते रहते हैं, दुनिया में भी वाकयात होते हैं, लेकिन इस तरह से जानी नुकसान नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे बाय लॉज को फॉलो किया जाता है और जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो फॉलो करवाती हैं। तो ये बहुत ही काबिल मज़म्मत भी है और दुख होता है जी इस पर कि इतने साल हो गए पाकिस्तान को, दुनिया इतनी आगे चली गई है और हम बेसिक चीज़ों में ये भी फंसे हुए हैं, वहाँ से नहीं निकल पा और इतनी पुरानी ये बिल्डिंग्स बनी हुई हैं कि अब तो शायद याद भी नहीं होगा कि वायरिंग कहाँ से हुई, कहाँ जो है तारे वगैरह। अच्छा अदनान खोखर साहब, आप क्या कहेंगे इस तमाम मामले में? बजाय ये कि इस वक्त हमें अगली कोई स्ट्रेटजी निकाली जाए कि आगे फर्दर हमें इस तरह नहीं होना चाहिए, ऐसे मामलात नहीं होने चाहिए, यहाँ पर लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं और अपना दामन बचा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखिए, एक तो हमें देखना चाहिए कि सो फार जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इस वाक़या की, उससे जाहिर हो रहा है एज ए प्रिलिमिनरी स्टेज पे ही हैं ये तमाम मामलात इन्वेस्टिगेशन के, जो जाहिर करते हैं कि ये एक मैन मेड अट्रोसिटी है, जो कि एक गलती की बिना पर जो किसी भी शख्स के लाइटर से या जिस तरीके से भी ये आग लगी, और वो आग फैलती फैलती एक नागहानी कैफियत इख्तियार कर गई, और जिसकी वजह से कई जानों का नुकसान हुआ और लोगों के जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी वो इस सारे सानिए में ज़ाया हो गई। तो ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है और इसको मैं समझता हूँ कि इसी ही तरीके से देखा जाना चाहिए कि ये वाक़या जो है, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है कि ये मैन मेड अट्रोसिटी है, तो इस पे हमें अफसोस का इजहार करना चाहिए और सॉलिडेरिटी शो करनी चाहिए उन लोगों के साथ जिनका नुकसान हो गया है। और मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के भी लिए हैं, उनके साथ जो लोग इसमें मुतासिर हैं उनकी दिल आज़ारी या उनकी गमखारी जो है उसको करने के लिए जो भी मुमकिन हो सका सिंध हुकूमत और मेयर कराची जो है वो कर रहे हैं और दिन रात इस मामला में इन्वॉल्व हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरह का वाक़या कोई पहला वाक़या नहीं है। अगर तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे, ये बिल्डिंग कब अप्रूव हुई, कब कंप्लीट हुई, तो ये देखने की बात है कि जो आप अब तक की जो स्टैट्स में बिल्डिंग SCBA की तरफ से जो उनका रेलिवेंट अदारा है सिंध में बिल्डिंग कंट्रोल्स के रिलेटेड, तो उनकी मालूमात के मुताबिक ये 1986 में इसकी बिल्डिंग की अप्रूवल और तमाम मामलात उस वक़्त की कराची डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने इसको लीज आउट करके शुरू किए और 2003 में जाके, जबकि मार्शल लॉ दौर था और MQM उस वक़्त यहाँ पे कराची में हुकूमत कर रही थी, तो उस वक़्त उस दौर में जो है ये बिल्डिंग कंप्लीट हुई और उसके बाद में ये आगे चीज़ें चलती रही। तो कराची में फेयरली स्पीकिंग चाइना कटिंग कोई एक नई टर्मिनोलॉजी नहीं है, और ये टर्मिनोलॉजी किस दौर से शुरू हुई और कब से ये चली आ रही है और किन किरदारों का इसमें हाथ रहा है, ये सारी कौम को पता है कि चाइना कटिंग जो है उसके मास्टरमाइंड जो है वो MQM ही रही है। क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेटिव इधर नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं रहेगा कि मैं उनके ऊपर कोई ब्लेम गेम करूँ। मुख्तसरन ये है कि हमें तमाम पार्टीज़ को चाहिए कि हम गमखारी करें और सॉलिडेरिटी का इजहार करें जिन लोगों का भी ये नुकसान हुआ है, और हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं। मैं समझता हूँ पूरी कौम जो है वो अफसरदा है इस वाक़ये की वजह से, और हर दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा है। जिस तरह की ऑडियोज़ और वो चीज़ें सारी सामने आ रही हैं कि जो जब लोग आग में गिरे हुए थे तो उनकी जो ऑडियोज़ आ रही हैं सामने, उनकी जो कन्वर्सेशंस अपने प्यारों के साथ आ रही हैं, तो वो बड़ी अफसोसनाक है और डेफिनेटली हर दिल जो है वो अफसरदा है इस वक्त। सर अफसरदा तो है, मगर माजरत के साथ कोई एक ऐसा इदारा नहीं था, कोई एक ऐसी हिकमत अमली नहीं थी जो 4 दिन आग को लगते हुए देखती रही। आखिर हमने वहाँ से खाक उठाई लोगों की। क्या फायर फाइटर्स नहीं थे, या रेस्क्यू टीम्स नहीं थी, या जिद्दत नहीं थी, या वो कोशिश नहीं कर रहे थे उन चीज़ों को निकालने की? देखिए एक तो मैं समझता हूँ देखिए खाली अगर एक इदारा इसमें पकड़ा नहीं जाएगा, पकड़ सबकी होगी। ऐसा नहीं होता कि एक हम MQM पे डाल दें या फिर हम बात हम उसकी ना करें। सबसे पूछना चाहिए कि भाई इंसान नहीं थे वहां पर। देखिए इससे पहले कराची में बल्दिया फैक्ट्री का एक वाकया हुआ और जिसके बारे में बड़ी स्ट्रॉन्ग एप्रीहेंशंस और स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशंस थी कि ये
जो है ये आर्सन थी, ये एक क्रिमिनल इंटेंट के जरिए बत्ताखोरी की नीयत से ये सारी आग लगाई गई थी। जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं अगर आप उनको कवर करते हैं तो देखते हैं कि ये, और जितनी भी आपकी डिपार्टमेंटल हायरार्कीज और डिपार्टमेंट्स ने जो इंक्वायरीज की हैं उनसे साबित हो रहा है कि ये एक अनफॉर्चुनेट वाकया है, जो कि एक लाइटर या इस तरह की आग से जो है वो आग भड़की है और मामला बहुत आगे चला गया। अब देखिए, देखने की बात ये, मैं समझता हूं कि अगर हम ये कहेंगे कि फायर फाइटिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं की गई, तो मैं समझता हूं कि ये तो फायर फाइटिंग जो अमला है उसके साथ ही ये कहना ज्यादती है कि उन्होंने अपनी जान जो है वो जान को खतरे में डालकर जो बन पाया उनसे उन्होंने किया। लेकिन हुआ ये है इस वाकया में कि चूंकि वहां पे गोडाउन्स थे और प्लास्टिक और इस तरह का कंबस्टेबल मटेरियल्स बहुत ज्यादा जो है वहां पे मौजूद था, क्योंकि इस तरह की ही मार्केट्स वहां पे थी, तो जब ये आग लगी है तो ये भड़की और बहुत तेजी से फैली है, और इतनी तेजी से फैली है कि हमारा जो सिविल डिफेंस का अमला है पूरी भरपूर कोशिश के बावजूद वो अनफॉर्चुनेटली इस सारी आग को जो है वो कंटेन नहीं कर सका, और ये आग फैलती फैलती एक सानिये की शक्ल इख्तियार कर गई। अगर हम इसी तरह की वाकया को देखेंगे, बहुत सारे ये मैन मेड एट्रोसिटी है, ये जो है किसी भी शॉर्ट सर्किट की वजह से नहीं हुई कि हम कोई ब्लेम गेम करें कि बिल्डिंग स्टैंडर्ड्स जो थे वो अप टू द मार्क नहीं थे, वहां पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो थे या इमरजेंसी अरेंजमेंट्स जो थे वो अप टू द मार्क नहीं थे, ये मैन मेड एट्रोसिटी है, तो इसको इसी नजर से देखा जाना चाहिए। मैंने देखा कुछ दोस्त जो हैं वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, तो मैं उन क्रिटिसाइज करने वालों को ये कहना चाहूंगा कि उस्मान बुज़दार के दौर में ही पंजाब कार्डियोलॉजी जो यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पे है उसमें भी आग लगी थी। ऐसा वाकया कभी भी नहीं हुआ था कि एक हॉस्पिटल में इस लेवल की आग लगी हो कि इमरजेंसी में मौजूद पेशेंट्स को वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा था। तो ये देखा जाना चाहिए। स्वात का इंसिडेंट सबके पास है कि एक लाइव बोट नहीं आप दे सके थे, केपी गवर्नमेंट जो है एक लाइव बोट इनके पास नहीं थी। तो मैं समझता हूं कि ये अभी तक जितने भी इंडिपेंडेंट इस मामले को कवरेज करने वाले मीडिया सेगमेंट है या कोई डिपार्टमेंट्स जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो तमाम रिपोर्ट कर रही हैं कि ये एक मैन मेड एट्रोसिटी है, और हमें, मैं समझता हूँ, सियासत से बाज रहना चाहिए। सियासत के लिए और बहुत सारी चीजें हैं, और अगर तो बेहतरी की बात करें तो 100% बेहतरी आनी चाहिए। सिविल डिफेंस की कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, और इसको चूंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है कराची, तो इसकी सिविल डिफेंस का जो डिपार्टमेंट है उसको ग्लोबल और वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बिल्कुल होना चाहिए, और हमने इस पे मजीद कोशिशें मजीद तेज की हैं। और ये अलार्म है, मैं समझता हूँ तमाम गवर्नमेंट्स के लिए ये अलार्म है कि हमें अपनी जितने भी हमारे जो कैपिटल सिटीज हैं खास करके, या कराची जैसा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहां पे सिविल डिफेंस का मेयार 110% प्रिंसिपली मैं इस चीज से अग्री करता हूं कि वो ग्लोबल और वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होना बहुत जरूरी है और वक्त की जरूरत है। जी फैसल मलिक साहब, इस टाइम जिस टाइम लोग अफसोस के 2 लफ्ज बोलते हैं और 4 लफ्ज बोलते हैं मुखालिफों को, इस टाइम पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ MQM सारा मलबा डाल रही है पीपल्स पार्टी के ऊपर, पीपल्स पार्टी उनके ऊपर इशारा कर रही है, एक दूसरे से तबादला ख्यालात करते रहेंगे या फिर कोई मसले का हल भी आगे बनेगा? क्या बनेगा इसका? जी मैम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैम, मसले का हल आपने पूछा, पहले तो मैं जो है ना थोड़ा सा ये अर्ज करूँ कि ये इतना बड़ा सानिया है, इतना बड़ा डिज़ास्टर है, जिसकी जो उनसे है ना मजम्मत जितनी भी की जाए वो ही कम है। मैम, बात ये है कि जहाँ पे गुड गवर्नेंस हो ना, वहाँ पे इश्यूज़ को एड्रेस कर लिया जाता है, वहाँ पे मसाइल के ऊपर काबू पा लिया जाता है। बात होगी गुड गवर्नेंस की, बात होगी अगर वहां पे जो है ना आपके दिल में अपनी अवाम के लिए ये जज्बा हो कि मैंने अवाम के लिए काम करना है, हमने अवाम की बेहतरी के लिए सोचना है। प्रॉब्लम ये है मैम, यहाँ पे इल्म इतना ज्यादा माशरे को सैराब नहीं करता जितना जो है वो जहालत माशरे को तबाह करती है। यहाँ पे तो जो है ना अजीब ही लोगों के तनकीहात आ रही है। रिस्पॉन्सिबल कौन है वहां पे उस आग के फैलने का? पॉइंट इज दिस मैम,
वहां पे जो है ना 1.5 घंटे बाद पहली गाड़ी आई, उसके बाद जो है ना 4 दिन तक वहां पे आग जलती रही। इनकी कहां है ड्रिलिंग, इनका सिविल डिपार्टमेंट कहां है, इनके जो है ना वो अगर वो उनकी तादाद महदूद थी, वहां पे फायर फाइटर की तादाद महदूद थी, तो क्यों नहीं उसको बढ़ाया गया? अगर वो आज से 30-40 साल पुरानी जो है ना मदरशुमारी के तहत उनकी तादाद रखी गई है, तो क्यों नहीं गाड़ियां खरीद के जो है ना फाइटर डिपार्टमेंट को दी गई? वहां पे उनकी क्यों नहीं वहां पे नौकरियां जो है ना वो क्रिएट की गई और मजीद लोग भर्ती किए गए? इसका मतलब है वहां पे जो महदूद तादाद थी वो बेचारे एक तरफ से अगर आप जाते थे दूसरी तरफ से फैल जाती थी। तो रियलिटी ये है कि वहां पे अमला कम था, वहां पे जो है ना वो रिसोर्सेस कम थे, वो उसको उस इश्यूज को उस प्लाजे की आग को मीट विद करने के लिए इनके पास जो है ना जराए नहीं थे। मैडम जराए कहां से है? जराए तब आते हैं जब हुकूमतें जो है ना फॉर्म 47 की बजाय फॉर्म 45 के ऊपर बनी हो और वो उनके दिल में ये एहसास हो कि हमने जो है ना जाके हमने अपनी अवाम को जवाब देना है, हमने इस अवाम ने हमें इलेक्ट किया है, इस अवाम ने मुंतखब किया है और हमने इस अवाम की बेहतरी के लिए सोचना है। यहाँ पे उन्होंने बेहतरी के लिए सोचना नहीं है अवाम की, क्योंकि अवाम की वोटों से आए नहीं हुए, ये आए हुए जो है ना अपने ड्रामेबाजियों की वजह से, अपनी करप्शन की वजह से जो फॉर्म 47 की है। ये मैडम बात इतनी सी है, पाकिस्तानी लोगों को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं, ये समझते हैं कि इनकी कोई जिंदगी नहीं, कोई वैल्यू नहीं, कोई कुछ नहीं है, ये इनके कोई हकूक नहीं है, ये बस टैक्स देते जाए। आप मैडम देख लें 58% टैक्स है पाकिस्तान के अंदर, इंग्लैंड के अंदर 45% टैक्स है, अमेरिका के अंदर 45-7% टैक्स है। ठीक है, यानी कि अपनी कमाई का हम 58% यानी कि 58 रुपए 100 में से 58 रुपए हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। अमेरिका में वहां पे वसूलियात देखे, इंग्लैंड में सूलियात देखे और वो कितना टैक्स देते हैं? 100 रुपए में से 45 रुपए या 47 रुपीज। मैडम बात उसी टर्नओवर पे आ जाती है कि जब सियासत को आप समाजी फलाह के लिए सोचे, जब सियासत को आप इस चीज पे सोचे कि हमने इज्तिमाई फलाह करनी है, तो फिर बात आएगी इस एहसास की कि हमने जो है ना अवाम के लिए कुछ करना है। अगर आपने लूट मार करनी है, अगर आपने जो है ना सबको खाना ही है, अवाम के पैसे को खाना ही है सिर्फ, तो फिर मैडम इनके जो है ना ये अफसोस बड़े बयानी है वो ये दे रहे हैं, वो तो सारी दुनिया ही दे रही है। बिल्कुल ऐसे है जी। मियां सोहेल साहब आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि जो 18वीं तरमीम पे गुल प्लाजा पे आग लगने के बाद बहुत सारे सवाल उठ गए हैं, हर बंदा उस पे 18वीं तरमीम पे बात कर रहा है कि ये गलत साबित हो गई है, हमें यूँ करना चाहिए, हमें वफाक के साथ होना चाहिए, हमें वफाक से अलग होना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी 18वीं तरमीम के मामले जो ओवरऑल तो देखिए जितनी तरमीम हो चुकी है, एक और भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें अमेंडमेंट हो जाए। दूसरी बात रहेगी वहाँ के कराची के अवाम की राय या एक लोकल पार्टी की राय जो एमक्यूएम ने मुतालबा किया है ना कि हमें 18वीं तरमीम में हमारी नस्ल कशी हो रही है। जी जी, नस्ल कशी तो एक अलग बात है। अब आपने गुल प्लाजे की बात की है तो यहाँ पे आती है मैनेजमेंट की बात या इंतजामिया की बात या सूबाई बात आती है। तो कराची लहदा देखें ऐसे तो कोई नहीं, कोई एक शहर उठ के कह दे हमने लहदा होना, तो इसको तो खैर मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कैसे हो। लेकिन हाँ, जो 18वीं तरमीम में कुछ अमेंडमेंट होने जा रही थी, लास्ट टाइम भी जो तरमीम हुई है 26 उसमें भी था कि इसको छेड़ना 18वीं तरमीम को, लेकिन फिर कुछ वजूहत बनी। अब उसमें कुछ अमेंडमेंट की बात है, उसको ख़त्म करना, ख़त्म तो नहीं हो सकती, लेकिन उसमें कुछ अमेंडमेंट जारी हैं कि जहाँ पे कुछ चीज़ें वफाक के पास आ जाएँ, कुछ चीज़ें सूबों के पास रह जाएँ, ताकि जो इंतजामी मामलात हैं मतलब कि वो बेहतर मज़ीद बेहतर बनाए जा सके। बिल्कुल ज़िलाई हुकूमतों को बाइख्तियार कर दिया गया, तो ये सही नहीं है? नहीं जी, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर कुछ सूबाई अब फंड की बात आती है ना, वहाँ पे जो एमक्यूएम का तकाजा है कि वहाँ पे जो सूबे के पूरे कराची पे जितना हक बनता है उतना वहाँ पे डेवलपमेंट का फंड नहीं लगता, इस वजह से वो ये बात कर रहे हैं। तो इसमें अगर कोई ऐसी तरमीम में आगे जाके ऐसा कुछ सोचा जाए जहाँ पे वो कराची का मामला तो हल हो सके, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बेहतर एक चीज को, मुल्क को चलाने के लिए, एक शहर को बेहतर बनाने के लिए अगर तरमीम में कुछ अमेंडमेंट आए तो आनी चाहिए। जी ठीक हो गया जी। जी रियाज साहब आपकी तरफ आते हैं, आप ये बताएं कि ये जो एमक्यूएम कह रही है कि जी हमने वफाक के साथ मिलना है, हमारी नस्ल कशी हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, 18वीं तरमीम आ गई है, तो इसका मतलब ये है कि जी हम अपने बच्चे कुर्बान कर दें, आप क्या कहेंगे इस मौजूद पर? अच्छा, मैं तो पहले ही कहूँगा कि एमक्यूएम का ये अपना बयान नहीं है। उनको जिन्होंने सीटें दिलवाई हैं ये बेसिकली उनकी
है सोच के 28वीं अमेंडमेंट होनी चाहिए और 28वीं तरमीम आनी चाहिए और 28वीं जो तरमीम है उस 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट होनी चाहिए। अभी मेरे भाई बैठे हुए थे ये नून लीग वाले, जरा इनसे पूछिएगा कि अमेंडमेंट्स क्या करना चाहते हैं, इनको पता भी हैं। जैसे 26वीं तरमीम इनको पता भी नहीं था, टेबल हो गई पास होगी। 27वीं तरमीम इनको इनके मेंबर्स को नहीं पता था, वो टेबल हुई पास होगी, तो ये तो करवा ही कुछ नहीं रहे, इनके तो हाथ भी इनसे पूछे जरा ये 18वीं अमेंडमेंट में 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट करवाना चाहते हैं 28वीं तरमीम में आके, इनसे जरा पूछिएगा कि उसमें है क्या, सजेस्ट क्या हुआ है, इनसे पूछिएगा जरा प्लीज, इनसे पूछे जरा, इनको पूछे। उनसे तो हम पूछ लेंगे, मगर ये बताएं ना कि आपने मुखालफत क्यों नहीं की। उनसे क्या पूछे, वो कहते हैं कि जी हमें कल मिल गई है तरमीम जो पास करनी है, और वो भी असल नहीं होती, असल आती है उस टाइम पे। असेंबली में मेंबर कितने हैं, असेंबली में मेंबर कितने, के एक मेंबर को नहीं पता चला होगा, उसने ये बात कर दी तो आप पूरी पार्टी पे डाल रहे हैं। पार्टी असेंबली के फ्लोर पे बात हुई है भाई जान, असेंबली के फ्लोर पे बात ऐसे कैसे हो सकता है? मैं हर पार्टी में लीडरशिप होती है, फैसला लीडरशिप ने करना होता है। से बदनाम करें ये पार्लियामेंट जिनको पता ही नहीं है कि तरमीम क्या होनी है जो हमने सुबह करनी है। ये इनसे पूछे, ये आपके मुताबिक है, ये आपके मुताबिक पार्लियामेंट को नहीं पता, तो आप अपने मैं जरा मैं आसान कर देता हूँ, रहने दे मलिक साहब मैं आसान कर देता हूँ। ये नून लीग के मेंबर बैठे हुए हैं, इनसे जरा पूछे कि 28वीं तरमीम में इन्होंने अमेंडमेंट करके 28वीं तरमीम में क्या लेके आना, इनसे पूछे, इनको पता है। आप पहले मुझे ये बताएं ना, पहले आप जवाब दें मुझे, आप मुझे ये जवाब दें। तरमीम आएगी, सबको पता मिल जाएगा क्या तरमीम आ रही है, तरमीम तो पहले डिस्कस हो रही थी, मगर आप लोग तो बाइकआउट नहीं, आप बैठ भी आ रहे हो तो आप क्रॉस क्वेश्चन में आना तो मैं पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव से पूछ लेता हूं, आप ये बताइए क्या आप 18th अमेंडमेंट को प्रिंसिपली बुनियादी तौर पे सपोर्ट करते हैं या उसके अगेंस्ट है जी? ताकि हम आगे चले। इन्होंने ज्यादा जब इनको गवर्नमेंट से तरमीम होती थी, ये मेंबर की बात कर रहे हैं, आर्डर से तरमीम मैडम प्लीज, मैडम इन्होंने जवाब पूछा, मुझे जवाब नहीं, अब आप अपनी बारी पे आप सर मुझे जवाब दें। अच्छा, 18वीं अमेंडमेंट में अब प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको पहले बता दूं है क्या, कि ये ऑन करते हैं, पीपल्स पार्टी वाले इसको ऑन करते हैं, इस पे फख्र करते हैं आज तक जरदारी साहब कि हमने 18वीं अमेंडमेंट करवाई, क्योंकि उनको इल्म था जब उन्होंने 18वीं अमेंडमेंट कराई कि उनको पता था अभी बीबी के बाद हम इतने कमजोर हो गए हुए हैं कि अब हमने वफाक में कभी आना नहीं है, लोगों ने वोट नहीं डालने। उन्होंने कहा जी एक सूबा हमारे पास है सिंध, तो हम 18वीं अमेंडमेंट कराते हैं, सारे एनएफसी वार्ड्स कराते हैं, सारे पैसे जाएंगे सूबों को, वफाक के पास कुछ रहेगा नहीं, हमारे पास माल पानी आएगा, हमने सुबह बैठ के चलाना है, खाना है। अब प्रॉब्लम क्या हुई है 28वीं तरमीम में, ये क्यों मैं करता हूँ बात करता हूँ। अच्छा जी, अब 28वीं अमेंडमेंट करवाना चाहती है नून लीग, वो जो लेके आए इनको वो भी करवाना चाहते हैं। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि पीपल्स पार्टी वाले फंसे हुए हैं उसमें। अब वो अगर 28वीं अमेंडमेंट करवाते हैं जिसमें दो मेन चीजें हैं, इनको मैं बता देता हूँ भाई साहब को, कि एक तो सूबे बनाने हैं उन्होंने ज्यादा, ठीक है जी, और दूसरा क्या करना है, वो चाहते हैं कि जो टैक्स कलेक्शन होती है उसमें से जो नेशनल जो डिफेंस का पैसे हैं और जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हम देते हैं वो माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी ना उसको एनएफसी वार्ड्स में उसको फिर शेयर जो सूबों का शेयर है उसके अकॉर्डिंगली दें और वो मेजर शेयर बन जाता है। अभी जो पैसे मिलते हैं ना सूबों को, अगर ये डिफेंस की कॉस्ट और जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट अगर वो माइनस कर दें तो इनके पास अभी अगर 100 रुपए मिल रहा है तो उनको 30 रुपए मिलेंगे। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर पीपल्स पार्टी वाले अब फंसे इस पे हुए हैं कि 28वीं अमेंडमेंट अगर करवा लेते हैं ये, तो वो जो पैसे आ रहे थे 100 रुपए अब बाद में आएंगे 30 रुपए, तो वो जो खाना पीना था जो वो तो गया। फिर उसके बाद जब सूबे बन जाएंगे एक और मसला आएगा कि सूबे बन जाएंगे तो उसमें क्या होगा कि अर्बन सिंध में तो उनका वोट है ही नहीं, कराची में, सिंध में सखर में तो उनका वोट है नहीं, इनका वोट जरूर है लेकिन इंटीरियर सिंध में है, तो वहां पे तो पैसा बनना नहीं, पैसा तो आता है अर्बन सिंध से, तो वो पैसा भी नहीं आना, तो वो जो माल पानी है वो सारा कुछ चला जाना है। अब ये सोच रहे हैं, इनको कमिटमेंट भी है ये कि भाई हमें वोट दे दें, 28वीं तरमीम करवा लें, तो वो जो ख्वाब है जो वंडर बॉय देख रहे हैं किसी में, तो वो शायद हो सकता है कि कुछ 6 माह साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बन जाए। लेकिन प्रॉब्लम क्या, वो ये सोच रहे हैं कि 6 माह साल के लिए प्राइम मिनिस्टर बने या परमानेंट जो हमने वो खाना पीना जो एनएफसी में पैसे आने हैं वो आते रहे। अब ये बड़े बेचारे क्राइसिस में फंसे हुए हैं और मुझे लगता है स्पेस भी इन्होंने थोड़ी सी ज्यादा इसलिए दी पीटीआई को ताकि वहां पे जांच करें, प्रेशर क्रिएट हो और 28वीं अमेंडमेंट ना हो, तो इन्होंने थोड़ी स्पेस दी। देखा अवाम इतनी ज्यादा निकल आई है तो ऊपर से मालिकों का हुक्म आया और फिर इन्होंने जलसा में नहीं करना दिया, फिर इन्होंने बाद में हैदराबाद में भी रोक लिया। तो ये सिचुएशन है इस टाइम पीपल्स पार्टी की 28वीं तरमीम में और 18वीं अमेंडमेंट। अच्छा जैसे खोखर साहब आप बताएं कि क्या आप इसके हक में हैं? अभी बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट खड़े हैं।
देखें, एक तो सबसे पहले अपने सामीन और अवाम के लिए ताकि एक आगाही के तौर पे मैं बता दूं कि 18th अमेंडमेंट बेसिकली है क्या थी। 18th अमेंडमेंट के तहत जो NFC अवार्ड की हम बात कर रहे हैं, तो नेशनल फाइनेंस कमीशन है जिसमें हमारे फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं और प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर्स तमाम सूबों के। अब ये हर चीज इनके पास एक ही रिटोरिक है, खा लिया, पी लिया, ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं तमाम सूबों के, वो उस नेशनल फाइनेंस कमीशन का हिस्सा होते हैं, जो कि ये एक फॉर्मूला बना के देता है कि जो भी टैक्सेस, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज और कस्टम टैक्स जो सर्टन प्रोडक्ट्स और सर्टन आइटम्स पे आता है, वो जो फेडरेशन इकट्ठा करती है उसका एक खास हिस्सा जो होता है वो प्रोविंसेस को एलोकेट किया जाता है। और इसमें ये जो लास्ट टाइम 7th NFC अवार्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2010 में तमाम पार्टीज की मुशावरत और तमाम पार्टीज के कंसेंसस के साथ, मैं समझता हूँ 1973 के आइन के बाद 18th अमेंडमेंट जो है वो सबसे अहम अमेंडमेंट इसलिए मानी जाती है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको कंसेंसस के साथ जो है वो अडॉप्ट किया और तमाम पार्टीज ने इसको सर, आप क्यों बोल रही हैं? जारी करवाया। आप क्यों बोल रही हैं? अब मैं वहां पे ही आने लगा हूं। देखिए, 18th अमेंडमेंट के तहत प्रोविंसेस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई और एजुकेशन जैसा डिपार्टमेंट और हमारा हेल्थ का डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट्स जो थे, जो कि पहले कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट में फेडरेशन के पास थे और कुछ इख्तियार सूबों के पास होता था, वो तमाम का तमाम इन फील्ड्स का जो है वो, इन महकमों का और इन एरियाज का जो है वो प्रोविंसेस को दे दिया गया। और इसी तरह ही इनका जो बजट था वो सब कुछ। अब लास्ट टाइम चेयरमैन बिलावल साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन में भी बताया है, अदरवाइज भी फैक्ट्स एंड फिगर्स बड़े क्लियर हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद में हमने दुनिया में ग्लोबली सबसे बड़ा NICH चाइल्ड केयर हॉस्पिटल हमने बनाया है सिंध में। इस वक्त जिना मेडिकल कम्प्लेक्स, जितने भी जिना मेडिकल कम्प्लेक्स पाकिस्तान में, सबसे बड़ा जो जिना मेडिकल कम्प्लेक्स है वो हमारे पास कराची में मौजूद है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस का। मैंने लास्ट टाइम भी PTI के रिप्रेजेंटेटिव के आगे सवाल रखा था, एक हॉस्पिटल बता दें जो आपने बनाया है। हमने सिर्फ और सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के 11 हॉस्पिटल पंजाब सिंध में बनाए हैं और मजीद पे काम NICVD और SICVD के तहत। तो मैं समझता हूं 18th अमेंडमेंट जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, सूबों को बाख्तियार किया गया, सूबों के अफराद के अवाम के मसाइल अब सूबे ही डील कर रहे हैं। और सूबों को NFC जाने के बाद में सिंध साउथ एशिया का वाहिद सूबा है जिसने प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड भी जारी किया है, यानी कि अपनी तमाम डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन्स को पॉपुलेशन के मुताबिक जो है अब उनको रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं। आखिरी बात मैं इस पे किए जाऊं, NFC 18th अमेंडमेंट से पहले पॉपुलेशन बेस्ड था, जहां पे जितनी पॉपुलेशन उसी हिसाब से उस पॉपुलेशन को रिसोर्सेज जाते थे। हमने उस फार्मूले को चेंज किया। हमने कहा कि जो सूबे बैकवर्ड हैं, मेरे PTI के जो दोस्त हैं, रिटोरिक के अलावा इनके पास कोई बात नहीं। KPK इज अ बैकवर्ड प्रोविंस, बलोचिस्तान बैकवर्ड प्रोविंस है, सिंध बैकवर्ड प्रोविंस है। हमने वहां पर क्या मुफाद है इसमें? ये सारी बातें MQM का क्या मुफाद है? मैं ये बात पूरी कर दूं, बहुत अहम बात है मैं समझता हूं। हमने कहा कि पॉपुलेशन नहीं, जो बैकवर्ड सूबे हैं उनको प्रायोरिटाइज किया रिसोर्सेज में, उनको पॉपुलेशन से ज्यादा शेयर हमने लेकर दिया है। इसलिए हम समझते हैं कि बैकवर्ड सूबों की सिर्फ और बैकवर्ड इलाकों की सिर्फ और सिर्फ इसी चीज में, इसी तरीके से उनकी वेलफेयर की जा सकती है अगर NFC, अब 7th NFC अवार्ड जो 2010 में हमने जारी किया, उसके बाद में PTI भी गवर्नमेंट में रही है, इन्होंने क्यों जारी नहीं किया? इन्होंने बलोचिस्तान के हकूक के लिए अगर आवाज उठानी थी, KP जो सूबा इनकी हुकूमत में है उसके लिए आवाज उठानी चाहिए थी। इन्होंने बिल्कुल भी NFC अवार्ड 8 NFC अवार्ड ये जारी कर देते। अब मैंने इनसे सवाल पूछा, आप 18th अमेंडमेंट को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? इस चीज पे इनका जवाब जो है आधा तीतर आधा बटेर, ये वो रेटोरिक पे चले जाते हैं।
सवाल आप मैडम ने रुक करना गए है ना, अपनी बारी में बात करिए। सवाल मैडम ने करना है, जवाब दें। आप 1 सेकंड, हम आप जवाब इसलिए देते हैं। मेरी ये आप इसलिए इसका जवाब नहीं देते, आपके पहले आप तो जवाब लीडर्स देते ने हैं। ऑन मीडिया, आपके लीडर्स ने 18th अमेंडमेंट को हमेशा स्ट्राइक डाउन करने के लिए इनकी बेशहाब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इनके लीडर्स के बयानात मौजूद हैं, इनके इंफॉर्मेशन ये तो सरासर झूठ है कि ये 18th अमेंडमेंट को ये ऑन मीडिया और गलत बयानी कर रहे हैं। ये ऑन मीडिया ऑन record मौजूद आप बस जवाब है। अपनी दौरे हुकूमत में ये 18th इतना अमेंडमेंट झूठ नहीं बोलना चाहिए, इतना झूठ नहीं बोलना ये चाहिए। केपी के आप अपना आप वर्षन बस बताएं। मुझे ये बता दें कि MQM जो है उसको क्या मालूम मसला है, है। वो क्यों बार बार ये कह रही है कि हमारे बच्चे जो है इस तरमीम की वजह से जो हम जो अपनी लाशें यहाँ पर इस देख बात रहे का हैं। जवाब देते नहीं है। मैं अडयाला जेल कौन जाते हैं? मैं आपको बता क्यों अडयाला जेल नहीं जाना? अडयाला आपके आप लीडर इस के बात बयान का है, जवाब दें। आपने 18th अमेंडमेंट की मुखालफत आपने इस बात की अवाम के आपकी जो आपके alliance- अवाम के आपकी जो alliance हुकूमत है आपने ना, केपी के अवाम को क्या आपकी दिया? alliance आप हुकूमत उस है, अंदर उसका से जवाब अवाम दें। को undo करना चाहते कमाल कर रहे हैं यार। जिसमें बैकवर्ड और छोटे सूबों को जो ना उनकी alliance बातों से हुकूमत का ज्यादा जवाब शेयर दें। किया गया। आपके पास जवाब है, चले आप जवाब दें, आप जवाब दें। सुन आप ले। क्यों मुखालफत करते हैं? सुन ले। 18th अमेंडमेंट सुन ले। की मुखालफत आप क्यों लेकिन करते हैं? आप तो कुछ बताएं, आप मुखालफत 18th करते हैं। अमेंडमेंट की मुखालफत क्यों करते हैं? आप तो कुछ मैंने- बताएं। फैसल साहब, हमने अगली- मैं एमक्यूएम का जवाब इसलिए नहीं ये हाथी भरते ही मुखालफत करते हैं। मैडम, ये जवाब तो दें पहले। मैडम, मैंने आपके सामने कहा एमक्यूएम कहती है, सुन लीजिए जी ये जवाब ही नहीं देना कहती है। है, ये जवाब ही नहीं इनके देना पास है। ये बात है। फैसल साहब, ये अभी जवाब हम दें, आपकी तरफ जवाब बढ़े ही हैं। नहीं देना। ये जवाब दें, ये जवाब दें। 18th अमेंडमेंट के बाद हमने पूछा आपसे। मुझे जवाब दे, फिर मैं उधर जवाब हमने दे दूंगी उनसे। सबसे बड़ा चाइल्ड केयर का हॉस्पिटल बनाया जो ला। दुनिया में सबसे बड़ा है। आधा तीतर, आधा इसकी बटे। capacity- आप एक हॉस्पिटल बता दें, और ये लाख प्रोग्राम में भी नहीं बता सवाल सकते, करना, ये जवाब प्रोग्राम में भी नहीं बता मेरे सकते, सवाल करने में भी के नहीं जवाब बता करना। सकते। कौन सी सवाल आपने कुछ किया, जवाब कुछ नहीं कौन है। सा इन्होंने हॉस्पिटल बनाया, ये बताएं। हॉस्पिटल को छोड़िए, ये अपना बताएं। जवाब दें आप। नहीं नहीं, आप बताएं कि और अपना बाकी कौन एक सा हॉस्पिटल amendment का बनाया। जवाब KPK में एक हॉस्पिटल बताएं। हॉस्पिटल ये तो NF उन्होंने जो ये तो- सवाल किए ये तो NFC अवार्ड को बाबा खत्म करने यार। के डर पे थे। और आज यार ये simple अजीब बात बने है। हुए हैं। ये उसी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे ये 18th मैंने अमेंडमेंट तो को दिल ही खत्म नहीं करना करा जवाब चाहते देने थे। पे। उसी एस्टेब्लिशमेंट को जिसको आज बुरा कहते हैं, उसके कहने पे 18th अमेंडमेंट को खत्म मैंने करना। तो कभी नहीं कहा बुरा। अब इनकी दुम पे पाँव आ गया, मतलब अब इनकी दुम पे पाँव है, अब ये चीख रहे हैं। नहीं, नहीं, दुम क्योंकि आपकी ये है, हमारी अपने नहीं है। दौरे हुकूमत में NFC अवार्ड को खत्म, अगर ये NFC अवार्ड के साथी थे और बैकवर्ड सूबों को ये तरक्की की राह पे ले जाना चाहते थे, तो इन्होंने क्यों इसकी मुखालफत की? इनके उस वक्त के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की? हमने तो कोई- पूरा चलो, बयानिया अच्छा, बनाया, फैसल साहब, ये आप मीडिया बता पे दें। मौजूद है। अब इनकी फैसल- दुम पे पाँव आ रहा है तो कहते हैं जी नहीं, मैं ना नहीं, मानूं, चले आप अपनी मैं ना मानूं, तुम पे ही रख मैं ना रहे मानूं। हो, पर जवाब जी, दिया डॉक्टर साहब, मैं आपने ना मेरे मानूं। सवाल का जवाब नहीं दिया। फैसल साहब, आप जवाब दे दें। मैंने जवाब दे नहीं दिया। सर, प्लीज फैसल साहब की बारी। नहीं दिया, फैसल साहब, आप जवाब दें। एमक्यूएम नहीं इसलिए सर, प्लीज, मुखालफत आप करती प्लीज, है, फैसल साहब को जवाब एमक्यूएम दें। इसलिए मुखालफत करती है मैडम, इन्होंने अपनी कि जवाब नहीं दिया। एमक्यूएम 47 की पैदावार है। ये हमें ताना दे रहे हैं कि 47 47 की वो पैदावार। हमने तो जब सिंध में उनके साथ मिलकर हमने मुझे तो गवर्नमेंट जब सिंध में बनाएंगे। इलेक्शन हुआ, हमने सिंध में इलेक्शन हुआ, हमने इनको सबको तमाम पार्टी को चैलेंज किया। 18 में हुआ, 18 में चैलेंज किया कि आप आए, जो मर्जी हल्का खुलवाएं, आए देख लेते हैं, ये मैदान है, लगा लें, दोबारा लगा लें, दोबारा आपको हराएंगे, तो आप आ जाए। मैडम, आप आपको बात- किसने मना जी, किया? अब फैसल साहब, अब आप- कराची में ये गए हैं, कराची में ये गए हैं, जलसे के लिए बंदे इकट्ठे नहीं हुए इन्होंने इनसे। आपका जवाब नहीं दिया। इन्होंने दी हुई अप्रूवल वापस इन्होंने ले ली। जवाब नहीं दिया। अच्छा फैसल साहब, प्लीज। ये बताएं कौन सी इन्होंने हॉस्पिटल जवाब बनाया नहीं इन्होंने? दिया। अच्छा, मैडम, अच्छा। इन्होंने ये जवाब नहीं दिया। यूनिवर्सिटी और बात हॉस्पिटल, तो एक सुनिए। यूनिवर्सिटी और एक ठंडा तो हो जाए। अच्छा। ठंडा- जी, फैसल साहब, फैसल अच्छा, साहब। बड़ा अच्छा, आसान बात तो है। सुन अरे, ले। खोखर आसान साहब, है। प्लीज। अच्छा, जवाब एक यूनिवर्सिटी हाथ धो गए। और एक खोखर एक साहब, यूनिवर्सिटी और एक हॉस्पिटल बता। 18वीं तरमीम में ना तो आप यूनिवर्सिटी एक- है तो ना ही हॉस्पिटल ये इनका हाल है। आप सबर ये करें। इनका हाल है। ये ये 18वीं हमारा हाल नहीं है, तरमीम ये बात सिंध करनी का हाल है। 18वीं तरमीम ये तो आई सिंध- एजुकेशनल ये सेक्टर के लिए थी। ये सिंध का हाल है 18वीं क्या? तरमीम तो आई हेल्थ सेक्टर और बस करें भाई। ये इनके इल्म का हाल है। सिर्फ शोर डाल ये रहे हैं। नाअहली है इनकी। सिर्फ शोर इनको डाल। पता ही नहीं है 18th अमेंडमेंट आई क्यों है। अब मैडम ने मुझसे 18th अमेंडमेंट आई ही एजुकेशनल सेक्टर अच्छा, सुनिए साहब, मेरा वहाँ पर सवाल है। सुहेल साहब, मालूम नहीं है सुहेल साहब, मेरा आपसे सवाल है कि 18वीं अमेंडमेंट का
तो सुबाई मैडम, मेरी बारी तो आने देना please। सुबाई बेहतरी के लिए आपकी बारी क्या नहीं? एजुकेशन आपकी बारी बारी अब नहीं सूबों को दी मैडम, गई, मैं- हेल्थ सूबों को अब दी आपकी गई, बारी नहीं मतलब आती। अब सूबे डेवलप करें, लेकिन उस पे आप जब आप इतना राना सनाउल्लाह ने इतनी राना आप सनाउल्लाह शोर डालेंगे तो फिर ने, ऐसे ही ये होगा। बयान दिया है कि आपको- इसको लेकर हमारे आप मौके किसी पर की बात बात सुनना ही नहीं करें। चाहते। सर आप दोनों अपना अलग प्रोग्राम कर लें, मेहरबानी। मैडम इतनी जी, इतना सर। जो है शोर डाल रहे आप हैं बारी राना बात साहब करने लास्ट दीजिए टाइम जब तरमीम आ रही थी तब भी यही बात हो रही थी कुछ डिपार्टमेंट्स की कि जो पॉपुलेशन का है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, ये वफाक के पास रिवर्स होना चाहिए, वापस जाना चाहिए, क्योंकि इस पे अपना डेवलपमेंट जो 18वीं तरमीम में था, भाई ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 18वीं तरमीम सूबों की छाई के लिए आई थी। अच्छा, वो लेकिन ताकि जो सूबों है ने काम ना, करना था ना, सर, भाई ताकि एक जो है मिनट, आपकी। भाई एक मिनट अपना जी, ना, जी। अब सूबों ने काम करना था, अब वहां पे जब कुछ मिसलिनियस है, काम नहीं हो रहा है, वो जो सोचा था वफाक ने सूबों को इख्तियार दे के वहां पे ये चीज एजुकेशन में, हेल्थ में अपना डेवलपमेंट आएगी, लोगों का भला होगा, लोगों की भलाई होगी, वो चीजें नहीं देखी जा रही, इसलिए उसमें अमेंडमेंट आ रही है, कुछ सूबों के पास रह जाए, कोई वफाक के पास जाए, ताकि मिलके वफाक भी काम करे और सूबे भी काम करे, वहां की बेहतरी आए। असल मकसद इसका ये है। अच्छा। अब अब मजीद बेहतरी के लिए तरमीम आ रही है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पहले भी वफाक के पास अगर डिपार्टमेंट थे, दोबारा आ जाएंगे तो कुछ नहीं हो चला। जी ठीक हो गया। राना सनाउल्लाह का जो बयान जी बिल्कुल है, यही उस पर है, बिल्कुल जो ठीक- डिपार्टमेंट सूबों में नहीं प्रॉपर चल पा रहा है उनको वफाक में वापस आना चाहिए, यही बयान, यही तरमीम है। जी रियाज साहब आप क्या कहेंगे? जी दो तीन बातें जी। एक तो ये उन्होंने कहा जी कि इस वजह से लेके आना चाहते हैं कि एजुकेशन बेहतर हो जाए और जो हेल्थ है वो बेहतर हो जाए और जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो भी आ जाए। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव है ही नहीं उनका। उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब जो टैक्स कलेक्शन होती है उसमें से जो NFC अवार्ड में पैसे चले जाते हैं सूबों को, उसके पास उसके बाद वफाक को बचता ही कुछ नहीं। ठीक है, वो अपना सिर्फ डिफेंस की कॉस्ट अभी पूरी होती है, उनके पैसे पूरे देते हैं तो वो नेगेटिव में चले जाते हैं उनके पास। फिर उनको उधार ले लेके अपने मामला चलाने पड़ते हैं वफाकी गवर्नमेंट को, और उससे फिर आपको मजीद बोरिंग्स करनी पड़ती है। मजीद बोरिंग्स करते हैं, उस पर मजीद इंटरेस्ट देना पड़ता है, और ये सर्कल में फंसे हुए हैं। तो इन भाई साहब को मेरा ख्याल है जो नून लीग के रिप्रेजेंटेटिव है, उनको ये भी नहीं पता कि किस मकसद के लिए वो करना चाह रहे हैं। भाई तो साहब आपने पहले भी कहा था कि नहीं पता जा तो आप अपनी मैं बात बोल- करें, मैं बोल- नहीं मेरा नाम लेंगे तो मैं अच्छा, आपको इंटरप्ट चलें, आप करूंगा। बता दें। आप मुझे ये बताएं कि एजुकेशन ने क्या पैसे देने हैं वफाक को, मुझे बताएं कि हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ वफाक को क्या पैसे देने हैं, या पॉपुलेशन डिपार्टमेंट ऑफ वफाक को क्या पैसे देने हैं। उसकी तो डिपार्टमेंट को बेहतरी के लिए उसको अज़म कर रहे हैं ना। जी फैसल मलिक साहब अब आप बताएं कि राना सनाउल्लाह ने भी अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया। उन्होंने भी कहा कि 18वीं तरमीम जो है वो बेहतरी के लिए लाई गई है, रास्ते खुले हैं, इसको लेकर हमारा मौक़िफ़ पर बात की जा सकती है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैडम, राना सनाउल्लाह की जो वर्डिंग है उससे पहले मैं जो है जनाब के लिए अर्ज कर दूं कि आपने जो इंसान ये खोखा साहब जो पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, इनसे आपने पूछा भी और बार बार पूछा, इन्होंने जवाब नहीं दिया कि क्या ये 18वीं तरमीम के हक में है या उसके खिलाफ है। और इन रिबटल टू दैट इन्होंने ये आगे से 18वीं कहा, तरमीम हमारी है। अब चुप सर, करें एक मिनट, और मुझसे मजीद बात बात करने करें। दें। मजीद एक का मिनट केस ठहरें, बात। ये बात 18वीं तरमीम हमारा बगल बच्चा मैडम, है। आप इंसाफ को चुप करवाएंगी जी प्लीज? मेरी अब बारी है, हमारा मुझे बगल बोलने बच्चा है दे, जी। मुझे बोलने दे। अब जो है ना, ऑन द अदर हैंड, ये अपने ही इत्तेहादी सिंध के अंदर जिससे इन्होंने मिलकर गवर्नमेंट बनाई हुई है, MQM की को कह रहे हैं कि ये फॉर्म 47 वाले हैं। आप रिकॉर्डिंग का देख लीजिएगा, रिवर्स MQM करके। हमारी इत्तेहादी है ही नहीं। मैडम, इनकी इत्तेहादी, और इन्होंने कैसे हुकूमत बना ली है कि MQM इत्तेहादी नहीं है। हमारी सिंगल हैंडल हुकूमत है, आपको आपके पता ही साथ नहीं। गवर्नमेंट के बेंचों में बैठती है वो MQM। आप पढ़िए ठीक है? जरा जाके, आप assembly की जाके composition जाके देखें। कार्रवाई को देखें आप कि वो आपके composition साथ उनकी देखें। बेंचों में बैठती है। वो फेडरेशन के ऊपर है। भाईजान, आप सिंध अपनी में- बारी पे सिंध बात में करो। हमारी सिंगल आप अपनी बारी पे बात करो, कर लेना जो भी आपने बात है। अच्छा खोखर साहब बारी ने पे अपना बात करो। मौक़िफ़ चलें जी, कंप्लीट कर ठीक है ना? जी हाँ जी। चलें आप चलें। अब ये इन्होंने जो लफ्ज बोले अपने इत्तेहादी जमातों के खिलाफ, अपनी इत्तेहादी जमात के खिलाफ, ठीक है, कि वो फॉर्म 47 वाले हैं। अब मेरा ख्याल है MQM जो कराची में है इस वक्त, और जो कि जेर साया इनके जो है ना वो चलने की कोशिश कर रही है, उनको चाहिए इस बात का जवाब दें कि अगर MQM फॉर्म 47 के तहत बनी है तो फिर बाकी जो है ना वहां पे जो हुकूमत जो है ना किसके तहत बनी है। ठीक है। और दूसरा, मैडम ये जो बात कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के अब के लोग कि जनाब हम MQM उसके हमायत में बोल रहे हैं, ये 18वीं तरमीम कैसे बनी, इसका पीछे सबसे जो है ना बेसिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनकी काविश थी और उनकी ख्वाहिश थी।
और उनकी जो उनसी है ना, नवाज शरीफ से भी ज्यादा उनकी विलिंग थी कि हम 18वीं तरमीम बनाया जाए, ठीक है। उसमें मैडम 58 टू बी एक सेफ्टी वॉल्व था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कि वो नेशनल असेंबली को जब मर्जी डिसॉल्व कर सकते हैं और प्रोफेशनल असेंबलीज को भी डिसॉल्व कर सकते हैं। एक तो मैडम वो स्विच ऑफ किया उसका 58 टू बी यानी कि खत्म की, ठीक है। और दूसरा उन्होंने एनएफसी अवार्ड दिए। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, जुरिस्प्रूडेंस जो है, जितना भी लॉ है उसके अंदर लिखा है कि जो जहाँ के वसाइल होंगे वहाँ के लोग उस वसाइल से ज़्यादा, उनका हक पहले है कि वो उस वसाइल से उनके ऊपर खर्च किया जाए, ठीक है। उनका हक पहले उन वसाइल के ऊपर। इस बात के ऊपर एनएफसी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने फाइट किया। मुझे तो अफसोस होता है ये आजकल के कैसे जो पीपल्स पार्टी के पैरोकार हैं या पीपल्स पार्टी के जो है ना वो वर्कर्स हैं जिनको अपनी लीडर का विजन ही नहीं पता था, जो लीडर का जो है ना नजरिया ही नहीं पता, और वो जो है ना वो इस बात के ऊपर यार आप चुप करें मैडम, प्लीज मैडम, ये देखिए ये बच्चा है, इनको जो उनसे ना तकलीफ होती है, तो सच बात होती कोई हमारी लाश के ऊपर से अंडू करेगा। एक मिनट प्रोग्राम में बात फिर आप इतना शोर क्यों डाल रहे थे? पहले ही कह देते मैडम का जवाब यही दे देते। हमारी लाश के ऊपर कोई एनएफसी अवार्ड ये मैंने गैरत दिवाई है, ये मेरी मैडम कामयाबी है कि मैंने गैरत दिवाई है। फिर इनको ये तो बोल ही नहीं रहे थे, मुंह से फुट ही नहीं रहे थे, ये तो मैंने इनको आप बताइए, आप मुखालफत करते रहे हैं। मैडम आप मुझे शाबाश दें इस बात पर, मैंने जो है इनके मुंह से निकलवाया है, ठीक है मैडम, ये मेरी वकालत की कामयाबी है। प्लीज आप मुझे शाबाश दें इस बात के ऊपर। मैडम अगली बात और सुनिए मैडम, बात जो चले जी, इन्होंने 18th अमेंडमेंट को सपोर्ट किया, मेरी तरफ से शाबाश है। मैडम इनको चुप करो मुझे लेकिन अडयाला जेल से इनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अपने टाइम के ऊपर बोलना, क्या किसको निकाल दिया जाएगा? इनको निकाल दिया जाएगा, ये तो मुखालिफ रहे हैं 18th अमेंडमेंट के, इनको निकाल दिया जाएगा। मैं तो शाबाश दे रहा हूँ इन्हें, पीपल्स पार्टी से पीटीआई से मुझे निकाल दिया जाएगा। अच्छा ठीक है, आपको खैर गलतफहमी है, ठीक है ना। मैं किसी लालच के तहत जो इनसे ना पीटीआई में शामिल नहीं हूँ और ना ही मैंने आज तक कभी। सर आप मुझे ये बताएं कि एमक्यूएम के क्या मफादात हैं, क्यों वो इसके अगेंस्ट जा रहे हैं? मैडम बात ये है, अगर हम जो उनसे ना प्रेजेंट सिनेरियो देखें, इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान देखें, अब ग्वादर जो उनसे है ना वो भी फॉल हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, और उसके अलावा जो सी पैक रूट है वो भी तकरीबन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। चाइना ने भी जो है ना सुरंगें खोद के पहाड़ों में जो उनसे है ना वो मौसम की सख्ती को बाईपास कर लिया, यानी कि उनकी चाइना ने ये कर लिया है कि वो जो उनका रूट है फ्रॉम चाइना टू कराची एंड टू ग्वादर, वो साल के अंदर कम से कम भी 10 से 11 महीने खुला रहे मैम। अब इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है तो इसका जो है ना बल्क का लोड कहाँ पे होना है? कराची शिपिंग लाइन के ऊपर, ठीक है ना, और दूसरा लोड कहाँ पे होना है? गवादर के ऊपर। अब वहाँ की जो इनकम है वो इतनी ह्यूज हो जाएगी कि वफाक के में बैठे हुए जो लीडरान है, जो करता धरता है, उनके मुंह में आ रहा है पानी, ताकि ये एनएफसी वार को ब्रेक डाउन किया जाए, ठीक है, ताकि वफाक को भी पैसे मिले जाए। मैडम ये बात करते हैं कि जनाब इन्होंने केपीके में क्या नहीं किया आज तक। इससे पहले गंडापुर था, वो भी यही रोता रहा कि जी वफाक हमारे जो उनसे ना फंड्स जो है ना रिलीज नहीं करती, ठीक है। अब भी जो उनसे है ना मौजूदा जो अफरीदी है वो भी यही कह रहे हैं कि वफाक हमारे फंड जो उनसे ना वो रिलीज करे, ठीक है। अब वो फंड कैसे रिलीज होंगे कि एनएफसी अवार्ड के अंदर जब जो है ना कमेटी बैठेगी उसमें अप्रूवल होगी, वो रिलीज तो वफाक की तरफ से होने हैं। वहां पे एक डिपार्टमेंट नहीं है, वहां पे कस्टम भी मॉनिटर करता है, कस्टम भी कलेक्ट होता है, इंपोर्ट वहां पे आती है, एक्सपोर्ट भी जो से आती है। बेशक ड्राई पोर्ट लाहौर में भी है और भी सूबे में है, लेकिन मेजर ड्राई पोर्ट या मेन ड्राई पोर्ट तो जो से ना वो उधर ही है, कराची में ही है। मैडम कराची इस वक्त 4.5 करोड़ लोगों का शहर है। कराची इस वक्त बैकबोन है इकोनॉमी की पाकिस्तान की, और कराची से जितना पैसा जनरेट होता है वो तकरीबन बकाया 50% जो है ना मुल्क में जनरेट हो रहा होता है मैडम। इसलिए जो है ना एनएफसी अवार्ड को उन्होंने तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है, ताकि वफाक के पास पैसा आए और वो वफाक में
जो वफाक के करते धरते हैं वो आप समझती हैं कौन है, वो इजीली उसको लूट सके। और ये इस बात के ऊपर जो है ना, जो लेके आए थे, जिनके अपनी पार्टी का विजन था, वो चुप है और उसकी बात के ऊपर बयान नहीं दे रही। हालांकि वो बंदे जिनका जो है ना 18वीं तरमीम का सिर्फ बुलाया गया ना, नवाज शरीफ को बुलाया गया, आगे साइन करो, करोगे साइन के नहीं हम ये कर रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल कन्विंस हो गए, वो आया और नवाज शरीफ ने आगे इनके साथ वो 18वीं तरमीम के ऊपर साइन किए। उस चीज को राना सनाउल्लाह खोल खोल के जो है ना वो कह रहा है कि जनाब इसके ऊपर बयान होना चाहिए, इसके ऊपर जो है ना बात होनी चाहिए। क्यों? ये चीज उनको सूट कर दी है। लेकिन ये चीज जो सी है ना, कराची में, सिंध में बैठे हुए जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, उसको ये चीज समझ नहीं आ रही कि वो अपनी पार्टी के मंशूर के खिलाफ जा रहे हैं, अपनी पार्टी के जो है आइन के खिलाफ जा रहे हैं। वो अपनी पार्टी को जो है ना बिल्कुल खत्म कर चुके हैं और बिल्कुल उसको नबूद कर चुके हैं। अब एक ही सवाल है मैडम कि अगर ये इनके साथ जो तीन बैचों में बैठने वाली जमात MQM है, जो इन्होंने कहा है बतौर पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के वो फॉर्म 47 के पैदावार है, तो मैडम फिर ये किस चीज की पैदावार है? मेरा ये सवाल है। चलो मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं जी, एक दो चीजें ऐड कर दूं। एक दो क्वेश्चन थे। एक तो MQM आपने पूछा 2-3 दफा कि वो क्यों हो गए हैं, तो ऑब्वियसली उनका वोट बैंक जो है वो अर्बन सिंध में है, तो वो चाहते हैं कि सूबे बने और हमें कुछ शेयर मिल जाए। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी ऐसी नहीं है। जो अभी 2004 के 2018 के इलेक्शन हुए और अर्बन सिंध भी किसके साथ आई सबको पता है। जो 21 सीटों में श्री नईमुर रहमान का बयान है सामने कि कौन जीता हुआ है वहां पर, तो वो तो छोड़ दें आप। दूसरा ये तो हो गया अगेंस्ट हो गए। फिर इन्होंने कहा जी 18वीं अमेंडमेंट का बड़ा क्रेडिट लेते हैं, तो अब 18वीं अमेंडमेंट में सूबों को पैसे मिलेंगे और वो काम करेंगे। अब 5300 अरब रुपया वो KPK का वफाक ने देना है NFC वार्ड्स में, और जो बिजली का मुनाफा है उसमें आज तक नहीं दे रहे। वो रो के पिट गए हैं, वो प्रोटेस्ट करते हैं और वो पैसे नहीं मिल रहे। वो पैसे मिल रहेंगे तो वो भी लगाएंगे। और जब फाटा इन्होंने मर्ज किया तो उसके बाद ऑब्वियसली वहां पे फंड्स बढ़े, 10% एक्स्ट्रा फंड्स मिलते हैं जो बैकवर्ड सूबे हैं वहां पर, वो 10% एक्स्ट्रा मिलते हैं वहां पर। लेकिन वो 5300 अरब रखे बैठे, मैं खत्म कर दूं, 5300 अरब इकट्ठा कर दिया इन्होंने, तो वो उसको देखना चाहिए कि वो सूबों को दें जो उनके पैसे बनते हैं, और ताकि वो अपनी लोगों पर वो पैसे लगा सके। और एक और जंग इन्होंने छेड़ दी है तीरा में, और उसमें भी आर्टिकल 160 मैं बात कर लूं। अब देखिए जी 5300 अरब दे नहीं रहे, और फिर इन्होंने कहते हैं सूबाई खुद मुखारी है। जिस सूबे में ऑपरेशन हो रहा है, जिस सूबे में ये ऑपरेशन कर रहे हैं, उस सूबे को ये सुन भी नहीं रहे। और आर्टिकल 160 उसमें उसके तहत हर 5 साल बाद जो NFC अवार्ड आना है वो पिछले NFC अवार्ड से बड़ा होना जरूरी है। जब इनकी गवर्नमेंट थी ये एक NFC अवार्ड क्यों नहीं लेके आए? ठीक हो जी, ये बहुत बहुत शुक्रिया। इनके पास करने को कुछ नहीं, फर्जी तरफ भाई जो पहले है वो तो दे दो, जो पहले है वो तो दे दो। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुल प्लाजा एक हादसा था, एक साने जिसने बहुत सारी आंखें खोल दी हैं, और वहां पर लोगों को अपनी कारोबार चमकाने का भी मौका मिला और अपना आप और अपनी इंसानियत दिखाने का भी बहुत मौका मिला। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाजत, फिर मिलेंगे लगे प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।